गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक जो होगा वो है प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टेड मोशन। ठीक है, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए स्टार्ट हमारा है वो है प्रॉब्लम ऑफ द कनेक्टेड मोशन। जब कोई भी दो बॉडीज जो है हम एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ सस्पेंड करेंगे हम, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमने एक पुली रखी, क्या है, पुली है, जिसके ऊपर हमने दो बॉडीज को सस्पेंड किया हुआ है। सॉरी, डायग्राम में भी ड्रा कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टेड मोशन, एक फ्रिक्शनलेस पुली जो है हमने ली हुई है, इसके साथ कंसिडर देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास m1 m2। दो बॉडीज को हमने सस्पेंड किया हुआ है। एक बॉडी का मास हमने m1 लिया हुआ है, एक बॉडी का मास क्या है, m2। द हैवियर बॉडी विल मूव डाउनवर्ड। हैवी बॉडी जो होगी, सीधी सी बात है, वो नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और अब लाइटर बॉडी जो है वो मूव किधर करेगी, अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी वो। ये हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ दो बॉडीज को सस्पेंड किया हुआ है, लटका रखी है। ये एक स्ट्रिंग है जो आपकी इस पुली से पास हो रही है। ये स्ट्रिंग जो है वो इससे पास आपकी हो रही है। पुली फ्रिक्शनलेस है, देखो टेंशन जो डेवलप होगा दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर वो आपका सेम रहेगा। और ये इधर एक्सेलरेट होगी, इधर एक्सेलरेशन इसके अंदर आपका ए डेवलप हो रहा है, हमने मान लिया एक्सेलरेशन ए डेवलप हो रहा है इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो हमें इसमें कैलकुलेट यही करना है कि जब आपकी जब हैवियर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है और लाइटर बॉडी मूव किधर करेगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ आपकी मूव होगी, ठीक है। तो इस केसेस के अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन कितना डेवलप होगा, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर और टेंशन कितना डेवलप होगा। कंसिडर द टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 सस्पेंडेड बाय ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग which passes over a light and frictionless pulley, ठीक है। The various forces are acting on the heavier body। heavier body जो है इस पे तीन फोर्स आपके एक्ट होंगे। एक तो इस बॉडी का वेट, एक टेंशन, एक नेट फोर्स। क्यों? इसी प्रकार इस केस के अंदर भी तीन फोर्स एक्ट होंगे, एक बॉडी का वेट, एक टेंशन, एक नेट फोर्स, ठीक है। बॉडी आपकी मूव किधर कर रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इधर मूव करेगी आपकी नीचे, हैवियर बॉडी नीचे की तरफ आपकी नीचे की तरफ आएगी हैवियर बॉडी। तो इस केस के अंदर एक इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पर, जिधर बॉडी मूव कर रही है ना, नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो सीधी सी बात यहाँ पे यही हुई, नेट वेट क्या है, नीचे की तरफ वेट क्या है, उसमें से ऊपर जो फोर्स है वो घटा दो, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये होगा आपका m1g माइनस ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, टेंशन, टेंशन इज सेम एट दैट ऑफ फोर्स, बराबर है नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब बॉडी का मास क्या है, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने इसमें ऊपर हम इसमें बोला है ए एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, तो ये आपका यहाँ पे आएगा m1 इंटू ए, ठीक है। ये इक्वेशन इस हैवियर बॉडी के ऊपर है, हैवियर बॉडी के ऊपर ये इक्वेशन आपकी एक्ट होगी, हैवियर बॉडी के ऊपर। ध्यान रखोगे एक बात, बॉडी किधर मूव कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे जो फोर्स जो एक्ट है उसमें से ऊपर वाला फोर्स घटाओगे हमेशा, ठीक है। यदि बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो ऊपर फोर्स जो लग रहा है से वो उसमें से नीचे घटाओगे आप, बराबर नेट फोर्स। लाइटर इक्वेशन फर्स्ट इसको आप लोगे, लाइटर बॉडी जो है
लाइटर बॉडी जो है इसके ऊपर भी आपका एक फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसमें से फोर्स घटेगा। तो T माइनस M2G इज इक्वल टू द क्या आएगा, नेट फोर्स, बॉडी का मास M2, एक्सेशन E प्रोड्यूस हो रहा है। दो इक्वेशंस, ये लिखने की इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। इक्वेशंस मैंने कैसे लिखी है ये नहीं आएगा तो नहीं आपको, इसको एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर और टेंशन जो डेवलप हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक बात आप ध्यान रखोगे, बॉडी किधर मूव कर रही है उधर फोर्स क्या है, उसमें से अपोजिट साइड जो आपका फोर्स है वो इसमें से आप घटाओ इसके अंदर से, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दो तो क्या होगा, ये आएगा M1G माइनस T, लेफ्ट का लेफ्ट साइड होगा, राइट का राइट साइड हो जाएगा, प्लस T माइनस M2G बराबर है M1A प्लस M2A। ऐड कर दिया मैंने इसको, तो ये से कट जाएगा, इन दोनों में से G कॉमन आएगा तो ये होगा M1 माइनस M2G बराबर, इन दोनों में कॉमन A ले लो, M1 प्लस M2, ये आ जाएगा। हमें A निकालना तो A किसके इक्वल होगा, एक्सेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये आएगा M1 माइनस M2 डिवाइड M1 प्लस M2 इंटू G, ये आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब इसको हम एक पुली के साथ दो बॉडीज को हम सस्पेंड करेंगे। अब हमें टेंशन और कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप क्या करो, इन दोनों केसेस को आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, दोनों को आप क्या करो डिवाइड कर दो, तो ये होगा M1G माइनस T डिवाइड T माइनस M2G इज इक्वल टू M1A बाई M2A, इससे कट जाएगा। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, इसको इससे कर देते हैं पहले, M1 M2G माइनस M2T बराबर है M1T माइनस M1 M2G, ठीक है। इसको इधर लेके आओगे तो ट्वाइस ऑफ M1 M2G इज इक्वल टू M1T प्लस M2T, देन 2M1 M2G, T कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2, तो T आपका आ जाएगा रिलेशन ट्वाइस ऑफ M1 M2 डिवाइड ऑफ M1 प्लस M2 into G. This is the tension produced in the string. टेंशन कैलकुलेट करना हो इस रिलेशन से निकालोगे आप, एक्सेशन निकालना हो तो इस रिलेशन से आप करोगे, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लो, हमने मेनली यही इसमें करना है, एक आपको एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ हमने स्ट्रिंग के द्वारा कोई भी दो बॉडीज को हमने सस्पेंड कर रखा है, एक हैवियर बॉडी है जिसके अंदर एक लाइटर बॉडी है, सीधी सी बात है, हैवियर बॉडी जो है नीचे की तरफ आपकी एक्सेलरेट होगी, लाइटर बॉडी जो है एक्सेलरेट अपवार्ड होगी, टेंशन स्ट्रिंग्स के अंदर आपका सेम होगा, ठीक है। फिर इस हैवियर बॉडी पे तीन फोर्स एक्ट होंगे, डायग्राम में शो हो रहा है, एक नेट वेट, टेंशन, नेट फोर्स, किस फोर्स से एक्सेलरेट हो रही है, वही बात इधर भी तीन फोर्स आपकी हो गई। इस हैवियर बॉडी की हम बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ ही मूव कर रही है, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या है, वेट इज फोर्स, टेंशन इज फोर्स, इसमें से आप ये घटाओगे बराबर है
नेट फोर्स। फोर्स के लिए होता है F बराबर एम में, m1 मास एक्सेशन E प्रोड्यूस हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है तो ये फोर्स, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर वाला फोर्स में से ही घटेगा, T माइनस m2g बराबर m2a। ऐड कर दो एक बार, एक बार डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है इज ए टाइप ऑफ फोर्स, एक फोर्स का ही टाइप होता है जो किसी बॉडी के ऊपर एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होता है, जो किसी बॉडी के ऊपर एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होता है। इम्पल्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। इम्पल्स जो होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। निकालना हो इम्पल्स तो इसके लिए रिलेशन यही है, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। हमने क्या बताया, इम्पल्स एक फोर्स होता है जो किसी बॉडी के ऊपर एक शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। फॉर एग्जांपल किकिंग, हिटिंग, जंपिंग, जंप कर रहे हम, किक कर रहे हम, ठीक है, किसी को थप्पड़ लगा रहे हम, तो उस टाइम के लिए क्या हो रहा है, थप्पड़ उस पे लगेगा फोर्स, तो वो क्या है, बॉल इन हिटिंग ए बॉल विद ए बैट, in hitting a ball with a bat, with a bat, बॉल का बैट के साथ टच होना क्या है, ये भी एक आपको इम्पल्स ही है। जैसे बॉल जो है बैट पर टच होती है तो एक फोर्स लगेगा, ठीक है, वही आपको इम्पल्स कहलाएगा। Impulse body does not remain constant. Impulse जो होता है, impulse body, impulse of a body does not remain constant, does not remain constant, but it changes from maximum to zero। चेंज होता है, मैक्सिमम से आपका जीरो होता है। जैसे बॉडी बॉल जो है बैट पे हिट हुई, मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट होगा, फिर धीरे धीरे होके कम होगा, तो इम्पल्स आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, इम्पल्स जो है उसकी एस यूनिट जो होती है वो होती है फोर्स की यूनिट न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एस यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन सेकंड, और सीजीएस यूनिट जो इसकी जो होगी वो होगी डाइन सेकंड, वो क्या होगी, डाइन सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हो, इम्पल्स का जो डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन फॉर्मूला इम्पल्स का रिलेशन आपको पता है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 t-2, और टाइम का डायमेंशन t। तो रिलेशन जो है आपका डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका आएगा वो क्या आएगा, m1 L1 t⁻⁻1, t है, t बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका है। अब इसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं इम्पल्स का, एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। ठीक है, इसको हम सेकंड लॉ से इसको हम प्रूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू द dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया उसके कोरस्पोंडिंग उतना ही मोमेंटम उस बॉडी का चेंज होगा टाइम के साथ, ठीक है। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे करो, इसको इससे कर दो, ये आ जाएगा dp इज इक्वल टू एफ dt। इक्वेशन इसको आप फर्स्ट लोगे, इधर कर फिर ये आपके सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, on integration both sides when momentum को शॉर्ट में MTM से लिखा करो, when momentum changes from P1 to P2 and time changes from 0 to t, टाइम चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है आपका, 0 से t। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है dp है इज इक्वल टू 0 से t, ये मोमेंटम यहाँ dp के रिस्पेक्ट में मोमेंटम p, इसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट मोमेंटम के ही केस में आपकी आएगी। इधर टाइम के केस में आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट टाइम के रिस्पेक्ट में ही आएगी, ध्यान रखो ये चीज। इंटीग्रेशन का साइन है 1 dp का इंटीग्रेशन p होता है p, और इधर इंटीग्रेशन का साइन नहीं, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और लिमिट राइट साइड में आ जाएगी। अब इधर बराबर है f dt, इधर आप टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब फोर्स जो है एक कांस्टेंट है, जिस किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके अलावा कुछ भी टर्म है तो उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए इसको आप इसको पहले लिखो इंटीग्रेशन के साइन से f, और f a भी लिखेंगे इसको हम, यहाँ लिख देना चाहिए इफ f a b be the average force, be the average force during this time, तो 0 से t टाइम में जो है एवरेज फोर्स क्या है आपका FAV है, इसलिए हम इसका FAV ले लिए। अंदर क्या है इसके इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 dt, ये रह गया ना। अब लिमिट्स को सोल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ p लिखा हुआ है तो इसके जगह लिखो पहले अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, नीचे जो लिखी है तो लोअर लिमिट, ऊपर जो होती है अपर लिमिट। तो जो p जो है इसके लिखो, इसकी जगह लिखो अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है P2 माइनस लोअर लिमिट P1 बराबर है FAV, इधर वही करोगे 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ब्रैकेट लगा दोगे और राइट साइड में आपकी लिमिट आ जाएगी, देन P2 माइनस P1 इज इक्वल टू FAV, वही बात करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F एवरेज इंटू टाइम, और यही आपका क्या होता है इम्पल्स होता है। ठीक है, ये आपका इसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन दोबारा देख लो इसको, हमने न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा दिया, F इज इक्वल डी पी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करो लिमिट्स की सहायता से। इंटीग्रेशन का साइन है लिमिट की सहायता, ये लिमिट्स हम इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। 1 dp का इंटीग्रेशन p
और एफ कांस्टेंट है और टाइम dt का इंटीग्रेशन होगा आपका t। अपर लिमिट p की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 dt है, तो dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंपलीफाई कर दो। एफ एवरेज फोर्स एंड टाइम क्या होता है? इंपल्स। यदि आप एवरेज फोर्स और टाइम में ग्राफ ड्रा करते हो, ये मान लो आपको इधर टाइम लिया हुआ है हमने, और ये वाई एक्सिस के लो हमने मान लो फोर्स लिया हुआ है, या एवरेज फोर्स आपका दिया हुआ, ये आप दो कर्व है मान लिए, ए कर्व है, एक आपका बी कर्व है। तो यदि इन ए द ग्राफ बिटवीन द एवरेज फोर्स एंड टाइम, द एरिया अंडर फॉर एवरेज फोर्स एंड टाइम का जो इसका एरिया जो होगा वो आप इम्पल्स का बताएगा। यदि इन दोनों कर्व्स का एरिया भी सेम है, इसका मतलब इनका इम्पल्स भी क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये इस ग्राफ है एवरेज फोर्स और टाइम में। यदि ये दो अलग अलग मान लो हमने कर्व ड्रा कर रखे हैं, इनका एरिया भी सेम है, तो इम्पल्स भी क्या रहेगा? आपका सेम रहता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। बाकी जो है इसके आगे जो है वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक्स।